विलासपुर नाम का एक गांव था। गांव में रामधन नाम का ITI पास बेरोजगार युवक रहता था। दिन भर गांव में दोस्तों के साथ टाइम पास करता और रात को घर आकर खाना खाकर अपने दादाजी की खटिया पर सो जाता। उसके दादाजी ने बहुत बड़ी खाट बनाई थी। दादाजी तीर्थ यात्रा पर गए थे, इसीलिए रामधन ने खाट पर कब्जा कर लिया था। रामधन की बेरोजगारी और रूटीन से उसकी माँ तंग आ गई थी। अरे तू मर क्यों नहीं जाता? दिन भर सांड की तरह गांव में घूमता है और रात को खाना ठूस कर सो जाता है। काम क्यों नहीं करता? माँ की बकबक से बोर होकर रामधन ने खाट उठाकर आंगन में डाली और कंबल ओढ़कर सो गया। ये देखकर माँ और ज्यादा गुस्सा हुई। अब हर रोज आंगन में ही सोना, घर में घुसने की हिम्मत ना करना। ऐसा कहकर माँ ने दरवाजा बंद कर लिया। काफी रात हो गई थी। रामधन के दोस्त मिलने आए और उसे आंगन में सोया हुआ देखकर उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दोस्त बोला, हम इसकी खटिया उठाकर नदी किनारे छोड़ आते हैं। सुबह जब ये उठेगा तो मजा आ जाएगा। हाँ, चलो चलो चलो। दोस्तों ने रामधन की खाट उठाई और गांव के बाहर नदी किनारे आकर रख दी। ये तो घोड़े बेचकर सो रहा है, चलो हम निकलते हैं। सारे दोस्त निकल गए। रात निकल गई और सुबह हो गई। लोग शौच के लिए नदी पर आए तो रामधन की खाट देखकर जोर जोर से हंसने लगे। हंसी की आवाज सुनकर रामधन एकदम से खाट पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। उसे ऐसा देखकर लोग और जोर से हंसने लगे। अरे यार, मजाक की भी हद होती है। भगवान ऐसे दोस्त किसी को ना दे। रामधन ने बिस्तर उठाकर कंधे पर रखा और खाट उठाकर गांव की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे जो भी मिलता उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसता। खाट लेकर चलते चलते रामधन थक गया और उसने खाट नीचे रख दी। ये खटिया नहीं, खटिया की मौसी है। कितना अच्छा होता अगर इसको टायर होते और मैं कार की तरह इसे चला पाता। ख्याल आया और दिमाग में फाइनल हो गया। मैं तो ITI स्टूडेंट हूँ, जो चाहे वो कर सकता हूँ। रामधन ने खाट उठाई और दोस्त के गैरेज में लाकर रख दी। सारे दोस्त रामधन को देखकर हंसने लगे। लोग टट्टी करने जाते हैं नदी पर और तू सोने चला गया? टट्टी करके आया कि ऐसे ही चला आया? मैं जानता हूँ ये काम तुम्हारा ही है, लेकिन मैंने भी ठान लिया है। मैं अब खाट उठाकर घर नहीं जाऊंगा, बल्कि ये खाट मुझे ले जाएगी। ऐसा क्या करने वाला है? मैं खाट को टायर और इंजन लगाने वाला हूँ। इंटरेस्टिंग, चलो शुरू करते हैं। फिर क्या था, सारे दोस्त काम पर लग गए। रामधन उन्हें गाइड करता गया और खाट को टायर लगाता गया तो कोई इंजन बिठाता गया और देखते देखते खाट रेडी हो गई। बन गई खटिया कार। नीचे हमने सोलर प्लेट लगाकर अच्छा किया। पेट्रोल आसमान छुए या पाताल, कोई डर नहीं। इसके सामने एक छोटा सा गियर है, पीछे खींचा तो पीछे आएगी और आगे ढकेला तो आगे जाएगी। सारे दोस्त खाट पर बैठ गए और खाट सवारी निकल पड़ी। सारा गांव खटिया की सवारी देखकर हैरान रह गया। खटिया लेकर रामधन घर आया और खटिया की हालत देखकर माँ गुस्सा हो गई। हाय भगवान, ये क्या हाल कर दिया बूढ़ों की खटिया का। तीर्थ यात्रा से आएगा तो खाट देखकर तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगा। लेकिन रामधन ने माँ को सीरियसली नहीं लिया और वो खटिया लेकर दोस्तों के साथ गांव की गली गली पछाड़ने लगा। एक दिन दादाजी तीर्थ यात्रा से लौट आए तो रामधन को लगा कि अब वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन दादाजी अपनी खटिया का नया रूप देखकर खुश हो गए और बोले, वाह बेटा रामधन, बहुत बढ़िया। अब तो कहीं और लेट जाना, मैं मेरी खटिया कार पर ही सोऊंगा। फिर क्या था, रामधन ने खटिया को मच्छरदानी लगवा दी और दादाजी आंगन में सो गए। एक रात गलती से नींद में दादाजी का पैर खटिया के गियर को लगा और खटिया दौड़ने लगी। दादाजी तीर्थ यात्रा के सपने में खोए हुए थे और खटिया तेजी से गांव छोड़ रही थी। दूसरे दिन रामधन गांव आया
ना उसे खटिया दिखी और ना ही दादाजी। रामधन परेशान हो गया। अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसने दादाजी को बहुत ढूंढा। नदी, तालाब, कुएं सब देख लिए, लेकिन दादाजी नहीं मिले। रामधन रोने लगा। दोस्त भी परेशान थे। तभी रामधन को एक कॉल आया। रामधन ने कॉल पर बात की और फिर परेशान हो गया। कहाँ है दादाजी, कुछ पता चला? अरे बुढ़ा खटिया लेकर तीर्थ यात्रा निकल गया, भागो। रामधन दोस्तों के साथ तीर्थ क्षेत्र पहुंचा और उसने देखा दादाजी सामने खड़े थे और एक बुढ़ा खटिया घुमा रहा था। बेटा, ये मंदिर के ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी खटिया लेकर रामधन के पास आया और बोला, बहुत बढ़िया। मंदिर में बूढ़े और विकलांग भक्तों को आने में दिक्कतें हैं। क्या तुम हमें ऐसी 500 खटिया बनाकर दे सकते हो? सुनकर रामधन और दोस्त खुशी से पागल हो गए और दादाजी को कंधे पर उठाकर नाचने लगे। महाराष्ट्र के पास एक गांव में राजेश नाम का एक किसान अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। राजेश खेती करके अपने घर का गुजारा किया करता था, मगर इससे उनका घर अच्छे से नहीं चल पा रहा था। कभी कभी तो उनके पास खाने तक के भी पैसे नहीं होते थे। सुनो जी, आप कोई और काम देख लो, ऐसे तो हमारे घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। हाँ रानी, तुम सही बोल रही हो। मैं कल ही अपने दोस्त के पास जाऊंगा और उसे मेरे लिए कोई काम ढूंढने को कहूँगा, जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। राजेश अगले दिन अपने दोस्त सुमित के पास जाता है। सुमित बहुत ही नामी आदमी था। वो घोड़ों की रेस की प्रतियोगिता कराया करता था। और भाई सुमित, कैसे हो? अरे राजेश, बहुत दिनों बाद मिले हो भाई। मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ कैसे हो? घर में सब ठीक? बस क्या ही बताऊं भाई, तुम्हें तो पता है कि खेती करके ज्यादा कमाई नहीं होती। मुझे कुछ काम बता दो जिससे मैं थोड़े ज्यादा पैसे कमा सकूं। तो क्यों ना राजेश, तुम भी अपना एक घोड़ा खरीद लो और घोड़े की रेस की प्रतियोगिता में भाग लो। हम हर महीने प्रतियोगिता कराते हैं। तुम्हें पता है, जीतने वाले को 5 लाख का इनाम मिलता है। राजेश 5 लाख का इनाम सुनकर चौंक जाता है। क्या कहा? 5 लाख का इनाम? इतना तो मैं पूरे साल में नहीं कमा पाता। हाँ, तो तुम भी एक अच्छा सा रेस का घोड़ा देख लो और प्रतियोगिता की तैयारी करो। राजेश फिर अपने घर आ जाता है और घर आते ही वो रानी को सारी बातें बताता है। रानी को भी बात अच्छी लगी थी। गांव के पास में एक मेला लगा है, जहां पर लोग दूर दूर से घोड़ा खरीदने आते हैं। राजेश भी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके उस मेले में घोड़ा खरीदने जाता है। राजेश वहां काफी घोड़े देखता है, मगर उसे कोई अच्छा घोड़ा नहीं दिखता। तभी आखिर में उसे एक पीले रंग का घोड़ा दिखा और देखते ही उसने मन बना लिया कि वो ये घोड़ा लेगा। ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है, मुझे यही घोड़ा खरीदना चाहिए। बस फिर राजेश घोड़े को अपने घर ले जाता है। घर आते ही रानी जैसे ही घोड़े को टीका लगाती है, तभी वो घोड़ा बोलता है, मेरे मालिक की जय हो। राजेश और रानी घोड़े को बोलता देख चौंक जाते हैं। क्या तुम बोल सकते हो, या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मेरी रफ्तार इतनी है कि मुझे कोई दूसरा घोड़ा हरा नहीं सकता। अब से आप मेरे मालिक हो, और कभी मुझे गिरने या मुझे कोई चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो मेरा घाव अपने आप भर जाएगा और मैं सिर्फ आपके कहने पर ही दौड़ूंगा। फिर प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजेश अपनी जादुई पीले घोड़े को लेकर प्रतियोगिता में पहुंच जाता है और जैसे ही घोड़ों की रेस शुरू होती है, राजेश अपने जादुई पीले घोड़े को दौड़ने को कहता है। राजेश की आवाज सुनते ही जादुई पीला घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ता है कि सब घोड़ों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और चंद मिनटों में ही रेस जीत जाता है। इस तरह राजेश 5 लाख का इनाम जीत जाता है। फिर ऐसा हर बार होने लगा। जब भी घोड़ों की रेस होती, जादुई पीला घोड़ा हमेशा जीत जाता। ऐसे करते करते राजेश जादुई पीले घोड़े की वजह से अमीर होता गया। राजेश अपने घोड़े का बहुत ध्यान रखता था और दूर दूर से उसे खरीदने के लिए लोग आया करते थे, मगर वो उस घोड़े को बेचने के लिए साफ मना कर देता था। रानी और राजेश दोनों ही बहुत खुश थे। हमारे घर में जब से ये जादुई पीला घोड़ा आया है, हमारी तो तब से किस्मत ही बदल गई है और मुझे तो लगता है ये घोड़ा भगवान ने हमारे लिए एक फरिश्ते की तरह भेजा है।
हाँ रानी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बबलू नाम का एक आदमी जो हमेशा घोड़ों की रेस जीता करता था, वो राजेश के पीले घोड़े की वजह से रेस हारने लगा था। तब से वो राजेश से चिढ़ने लगा। मुझे राजेश के घोड़े को जीतने से रोकना होगा, कहीं वो मेरे से ज्यादा अमीर ना हो जाए। और बबलू मन ही मन उसे हराने के लिए तरकीब ढूंढता रहता था। तभी वो एक बार सोचता है, क्यों ना मैं राजेश के घोड़े की एक टांग ही तोड़ दूं। अगर वो दौड़ेगा ही नहीं तो रेस में भाग कैसे लेगा। प्रतियोगिता के एक दिन पहले रात को बबलू राजेश के घर में चुपके से आ जाता है और एक डंडे से जादुई पीले घोड़े की टांग पर जोर जोर से मारता है। घोड़े की टांग से खून बहने लगा था, लेकिन फिर जादुई पीले घोड़े का घाव अपने आप भर गया। ये देखकर बबलू चौंक जाता है। अरे, ये इसका घाव अपने आप कैसे भर गया? इतने में वो कुछ समझ पाता, तभी जादुई पीला घोड़ा अपनी टांग उठाकर बबलू की टांग पर जोरों से लात मारता है और बबलू की खुद की टांग टूट जाती है। इस तरह वो खुद ही प्रतियोगिता में नहीं जा पाता। इसीलिए कहते हैं, जो किसी का बुरा सोचता है उसके साथ खुद ही बुरा होता है।